नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि माँ बाप के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इन दो भाइयों की कहानी में। मित्रों, एक समय की बात है। मध्य देश नाम का एक राज्य था। वहां के राजा को दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुलोचना था और छोटी रानी का नाम निर्मला था। बड़ी रानी दुष्ट स्वभाव की थी तो वहीं पर छोटी रानी सुशील और दयालु थी। परंतु राज्य में बड़ी रानी का बोलबाला था, उसकी ही मर्जी से सब कुछ चलता था। और निर्मला की हमेशा बड़ी रानी अवहेलना किया करती थी और राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहा करता था और बड़ी रानी की बातें माना करता था। उस वजह से छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्टता से बीत रहे थे। राजा अपने छोटी रानी के दो पुत्र विक्रम और संजय, दोनों पुत्रों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। उस वजह से दोनों भाइयों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र मिलते थे। छोटी रानी की दुर्दशा की वजह से निर्मला और उसके दोनों पुत्रों को बड़ी रानी की जली कटी बातें सुननी पड़ती थीं। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा कि निर्मला आओ, मैं तुम्हारे सिर में साबुन लगा देती हूं। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर निर्मला ने साबुन लगाने के लिए कह दिया। तब बड़ी रानी ने माथे पर साबुन लगाते समय चुपके से एक ऐसी दवा की टिकिया लगा दी जिस कारण निर्मला एक तोते में परिवर्तित हो गई। तब छोटी रानी देखते ही देखते रोती हुई तोता बनकर वहां से उड़कर चली गई। बाद में बड़ी रानी अपने महल में आकर रोती बिलखती हुई राजा से बोली कि निर्मला तो नहाते समय डूब गई। मैंने उसे बचाने के लिए प्रयत्न किए पर वह नहीं बच पाई। तब राजा ने सहजता से उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। तब थोड़े दिन के लिए पूरे राज्य में शोक मनाया गया। महल के अंदर ऐसा माहौल हो गया मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई हो। पूरा महल अंधकार में डूब गया। विक्रम और संजय के दुख की कोई सीमा ना रही। दोनों भाई मां की याद में व्याकुल हो गए। उधर तोता बनी छोटी रानी एक दूसरे राज्य में उड़ती हुई राजभवन में चली जाती है। उस पर जैसे ही राजकुमारी की नजर पड़ती है तो खुशी के मारे राजा से कहती है, पिताजी, मुझे उस तोते को अपने घर पर रखना है, आप मुझे लाकर दो। तब राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और राजकुमारी के विश्राम कक्ष में एक पिंजरे में रख दिया गया। धीरे धीरे समय और दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के घर में 3 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन तीनों पुत्र बहुत ही दुबले पतले और नाजुक जन्मे, मानो फूंक मारे तो उड़ जाए। तब रानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर भी वह एक मां थी। उसने अपने तीनों पुत्रों का बड़े जतन से पालन किया और हर रोज उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाती ताकि तीनों पुत्र मजबूत बन पाए। परंतु मां होने के बावजूद वह छोटी रानी के पुत्रों का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती थी और ना ही उन्हें अच्छा खाना खिलाती थी, बल्कि उन्हें अत्यंत दुख दिया करती। एक दिन छोटी रानी के पुत्र विक्रम और संजय अपनी पाठशाला से पढ़कर घर पर लौटे तो देखते हैं कि उनकी बड़ी मां गुस्से से लाल पीली होकर उनका इंतजार करते हुए द्वार पर ही खड़ी हैं। जैसे ही बड़ी मां ने दोनों को देखा, बस उन पर गालियों की बौछार कर दी और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। उन्हें मारने लगी, घर का सामान इधर उधर फेंकने लगी। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े चले आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया रानी, आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? तब गुस्से और डरने का नाटक करते हुए थर थर कांपती हुई बोली, मेरी सोत के ये दोनों पुत्र जब देखो तब मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे गालियां देते हैं। जब तक मैं इनके खून से स्नान नहीं कर लूं तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। यह सुनकर राजा भी आग बबूला हो गया। तब राजा ने कहा कि ठीक है प्रिय, मैं समझ गया, अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। फिर उन्होंने झल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दिया जाए। यह सब दृश्य देखकर विक्रम और संजय दंग रह जाते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब आदेश के मुताबिक जल्लाद हाजिर हो जाता है और दिए गए आदेश के मुताबिक जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना ही था। तब वह दोनों भाइयों के हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए जंगल में ले जाने लगा। तब विक्रम और संजय की चित्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद दोनों भाइयों को एक जंगल में ले गया और वहां पहुंचते ही दोनों के वस्त्र उसने उतरवा लिए और एक पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। अचानक जल्लाद ने दोनों के हाथ पैर खोल दिए और कहने लगा कि हे मान्यवर,
राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए राजपुत्र मैं क्या करता, मुझे तो उनकी आज्ञा माननी ही पड़ती है। परंतु तुम दोनों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे नसीब में जो लिखा है सो वही होगा। तुम यह चादर ओढ़ लो और इस जंगल से दूर निकल जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो। यहां तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। यह वस्त्र पहन लो, कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। तब यह कहकर उसने जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और आशीर्वाद देकर खुद राजभवन की ओर निकल गया। रास्ते में उसने एक कुत्ते और सियार को मारा और उसका खून निकालकर बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस खून से स्नान किया और बड़ी प्रसन्नता से अपने तीनों पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया और राजभवन में सबको खिलाया। उधर विक्रम और संजय दोनों भाई जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत थक चुके थे। तब वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। संजय ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं, प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है, मेरा गला सूख गया है। तब विक्रम ने कहा, ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं पानी का इंतजाम करता हूं, यहां आसपास कहीं पानी है क्या देख कर आता हूं। तब विक्रम पानी की तलाश में जंगल में दूर चला जा रहा था। तब एक जगह उसे एक तालाब दिखाई पड़ता है। वह खुश हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि पानी लेकर जाए तो कैसे लेकर जाए। तब उसे अपने पास रखी चादर का ख्याल आता है और सोचा कि अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो संजय को पानी पिला सकते हैं और फिर उसकी प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतर गया। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब आ रहा था, उस राज्य के राजा का अचानक से देहांत हो गया। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। तब समस्या यह उत्पन्न हुई कि अब राज सिंहासन पर कौन बैठेगा और राज्य को अब कौन चलाएगा, क्योंकि सिंहासन को तो इस तरह खाली नहीं रखा जा सकता है। तब इस बात पर काफी चर्चा हुई। अंत में सदस्यों और प्रजा ने मिलकर यह तय किया कि राज्य से बाहर वाले जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बिठाया जाएगा। फिर उसके बाद योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को जंगल की ओर छोड़ दिया गया और हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वह उस तालाब के पास पहुंच गया जहां विक्रम अपनी चादर को तालाब के पानी में भिगो रहा था। तब हाथी ने देखा कि विक्रम के माथे पर राज तिलक किया हुआ है। तब राज तिलक बना देखते ही उसने विक्रम को बिना बोले ही अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बिठा दिया। विक्रम के लिए यह सब कुछ आश्चर्य जैसा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब वह संजय संजय करके पुकारने लगा, पर सब बेकार था। सफेद हाथी चुपचाप उसे लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। उधर संजय पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर होने के बाद जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा और रोते रोते सारा दिन बीत गया। शाम बीत गई, रात हुई, परंतु विक्रम वापस नहीं आया। डर के मारे रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया और थक कर संजय वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजर रहा था। सन्यासी ने देखा कि एक राजपुत्र जैसा दिखने वाला एक नौजवान एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी मन से व्याकुल हो रहा है। तब संजय को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। तब परिस्थिति का विवरण सुनकर उसने उसे गोद में सुलाया और उसके बाद जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी विक्रम को लेकर उस राज्य के मंत्री गण और प्रजा के समक्ष उपस्थित हो गया। तब सभी ने विक्रम का फूलों की सेज पर स्वागत किया। विक्रम अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद सभी की उपस्थिति में विक्रम का राज तिलक किया गया और सिंहासन पर बिठा दिया गया। परंतु यह सब होते हुए विक्रम को अपने छोटे भाई की याद सता रही थी। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था वैसे वैसे विक्रम ने परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया और वह कुशलतापूर्वक राज सिंहासन के पद को संभालने के लिए सक्षम हो गया और अपनी जिम्मेदारी में इतना मशगूल हो गया कि उसे किसी भी चीज का अभाव महसूस नहीं हो पाया। उधर संजय जंगल में सन्यासी के साथ छोटी सी कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन पूजा की सामग्री के लिए जंगल में जाता और लकड़ियां चुनकर लेकर आता और पूजा के लिए फूल तोड़कर ले आता और इसी तरह जंगल के कंद मूल खाकर रोज की दिनचर्या में अपना समय काट लेता।
कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों और वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करने बैठ जाता। उधर विक्रम और संजय के पिता पर दैवीय आपदा आन पड़ी, जिसके कारण उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। तब इस घटना की वजह से राजा सबको छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास में चले गए। उनको राज्य के सभी सदस्यों ने खोजने का प्रयास किया, परंतु सबके हाथ विफलता ही आई। उसके बाद बड़ी रानी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई और वह भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की कगार पर आ गई। तब उसकी इस दुर्दशा को देखकर, उसके फटे गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कारने लगे। एक दिन बड़ी रानी अपने तीनों बेटों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों बेटे बह गए। रानी ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। अपने बेटों के खो जाने के दुख में डूबी रानी ने आखिरकार समुद्र में छलांग लगा दी। इधर राजा की बेटी राजकुमारी अनुपमा अब बड़ी हो गई थी। अपनी सुंदर कन्या के लिए राजा एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई वर नहीं मिल पा रहा था। तब उन्होंने रानी से परामर्श किया और एक स्वयंवर के आयोजन का निर्णय लिया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजकुमार उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सभी राजकुमार अपने अपने आसन पर बैठेंगे और राजकुमारी अनुपमा हाथ में माला लेकर उनके सामने से गुजरेगी। जो भी राजकुमार अनुपमा को पसंद आएगा, उसी के गले में वह वरमाला पहनाएगी। इधर अनुपमा ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। उसने बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया और फिर तोती बने रानी से पूछा, और मुझे क्या करना चाहिए? तोती ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पैरों में सोने की पायजेब पहनती, इससे रुंझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। अनुपमा ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या करना चाहिए मुझे? तोती ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोती की बात सुनकर अनुपमा ने सोने की जरी वाली साड़ी भी पहन ली। फिर तोती ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, इससे तुम बहुत सुंदर लगोगी। अनुपमा ने हीरे का हार पहन लिया और फिर पूछा, अब? तोती ने कहा, कानों में जड़ाऊ कर्ण फूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। अनुपमा ने सारी चीजें पहन ली। तब तोती ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, पर गजमुक्ता न होने से तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। इससे श्रृंगार पूरा नहीं होगा। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता लाकर दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। इन बातों को सुनकर अनुपमा ने सभी साज श्रृंगार उतार दिए और राजभवन में घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाकर देगा, उसी राजकुमार से वह विवाह करेगी। इस घोषणा को सुनते ही सभी राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने ऐसा सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती, लेकिन समुद्र के किनारे पाए जाने वाले कुछ हाथियों में ही गजमुक्ता होती है। इसलिए सभी राजकुमार समुद्र की ओर निकल पड़े। लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही एक हाथियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कई राजपुत्रों के हाथ और पैर टूट गए और कई घायल हो गए। इस प्रकार सभी हताश और निराश होकर गजमुक्ता लिए बिना ही वापस लौट गए और इस वजह से राजकुमारी अनुपमा का स्वयंवर अधूरा रह गया। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार राजा बने विक्रम के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा सुनकर उन पर दया आई, लेकिन अनुपमा के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। तब उसने निश्चय किया कि वह अनुपमा के अहंकार को चूर चूर कर देगा। इस कारण उसने अनुपमा के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के कारण अनुपमा के पिता की पराजय हो गई और राजा विक्रम ने अनुपमा को बंदी बना लिया। उधर संजय सन्यासी की कुटिया में बड़ी कष्टता से अपने दिन बिता रहा था। वह सारे दिन इधर उधर घूमता रहता था। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी मन से संजय उसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने उस गुल और बुलबुल से बातचीत करते हुए सुन लिया। गुल ने स्वयंवर की सभी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोली, कौन जानता है कि इसका अंत क्या होगा। बुलबुल ने कहा कि क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ से दूध बहता है, जो फिर क्षीर सागर में मिल जाता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है और उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उस हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपूत ही वहां पहुंच सकता है। यह कोई आम इंसान का काम नहीं है। सारी बातें सुनने के बाद
संजय ने उन दोनों से पूछा, क्या मैं गजमुक्ता लेने जा सकता हूं और इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? गुल और बुलबुल ने उससे कहा, जरूर करेंगे, लेकिन तुम पहले सन्यासी के पास जाओ और उसका त्रिशूल लेकर आओ। उसके बाद शमल के पेड़ के पास जाओ और एक राजपुत्र के वस्त्र मांगो। वहां से तुम्हें सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। संजय ने सन्यासी से त्रिशूल लिया और फिर शमल के पेड़ के पास जाकर राजवस्त्र प्राप्त किए। उसके बाद वस्त्र पहनकर सब लोग समुद्र की ओर निकल गए। क्षीर सागर के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी बैठा है और उसके सिर पर सचमुच गजमुक्ता भी है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ था। तब संजय उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा और जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल रखा, उसी वक्त समुद्र, स्वर्ण कमल और सफेद हाथी सब गायब हो गए। तब वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। उसी वक्त मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, हो ना हो, लेकिन निश्चित ही तुम एक राजपुत्र हो। कौन सा राज्य है तुम्हारा? तब संजय ने कहा, मैं कोई राजपुत्र नहीं हूं, मैं तो एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। तब कमल के फूल ने कहा, ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। अनुपमा के साथ ही तुम्हारा विवाह जरूर होगा और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से ऐश्वर्य संपन्न हो जाएगा। संजय क्षीर सागर के बालू पर चलते हुए वापस लौट रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वह आगे बढ़ा और फिर वैसी ही आवाज सुनाई दी। उसने गौर से बालू को देखा और उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाज आ रही है। तब उसने त्रिशूल से उस जगह का बालू को हटाया और देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां पड़ी हुई थीं। तब वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इसी बीच राजा बने विक्रम शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल गया और पूरा एक दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ में कोई शिकार नहीं लगा। तब थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई संजय को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था। फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। उसके बाद वह कभी भी इस जगह लौट कर नहीं आ सका था। अब उसे संजय का क्या हुआ होगा? वह कहां गया होगा? क्या वह जीवित होगा या नहीं? यह सारे सवाल सोचकर वह फुट फुट कर रोने लगा। राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल संजय के बारे में सोचता रहता। उधर संजय ने गजमुक्ता को लेकर अनुपमा के राज्य में जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि विक्रम राजा ने अनुपमा को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। उसके बाद संजय सीधे विक्रम राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियों को देकर उसने कहा, अपने राजा से कहो कि अनुपमा को छोड़ दे। मैं राजकुमारी को यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे भले मुझे मेरी जान भी देनी पड़े। अंगरक्षकों ने राजा से तुरंत मिलने का निर्णय लिया, लेकिन विक्रम राजा अपने भाई के शोक में डूबा हुआ अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसने अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया था। उसके बाद राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में संजय ने 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए हुए, सिर पर गजमुक्ता रखी हुई राजमहल के सामने बैठा रहा। तब 8वें दिन विक्रम राजा थोड़ी सामान्य परिस्थिति में लौट आए तो रसोई घर की दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठीं, लेकिन आश्चर्य हुआ जब मछलियों ने बोला कि कृपया हमें नहीं काटो, हम राजा विक्रम के भाई हैं। अंगरक्षकों ने जब विक्रम राजा को संजय की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर निकले और देखा कि एक नौजवान 1 सप्ताह से मेरे इंतजार में बैठा है, लेकिन वह तुरंत ही अपने छोटे भाई संजय को पहचान जाते हैं। तब खुशी के मारे वहीं पर रो पड़े और अपने भाई संजय को देखकर वे दौड़कर उसके पास गए और उसे अपने गले लगा लिया। तभी दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची और राजा के सामने सारी हकीकत बोल दी। और सुनने के बाद जैसे ही राजा ने उन सोने की मछलियों को हाथ लगाया तो उन तीनों मछलियों ने अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें पहचान लिया। तब पता चला कि वे तीनों बड़ी रानी के पुत्र थे। विक्रम संजय ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद 5 भाई आनंदपूर्वक राजभवन में रहने लगे। उसके बाद
विक्रम राजा अपने भाई संजय के विवाह की तैयारियां करने में लग गए। तब उन्होंने अनुपमा के पिता के पास समाचार भेजा कि अब उन्हें मुक्त किया जा रहा है और अपने छोटे भाई संजय के साथ राजकुमारी अनुपमा का विवाह किया जाएगा। पिंजरे के तोती ने अनुपमा को खुशखबरी दी कि गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। अनुपमा ने उसे बताया कि उसे यह बात पहले से ही पता है, क्योंकि उसी समय एक दासी भागते हुए आई और खुशी से कहा कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा विक्रम के भाई हैं। अनुपमा को बहुत खुशी हुई। उसने तय किया कि वह आज अपने प्यारी तोती को अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर मिला दिया और उससे अपनी तोती को स्नान कराना शुरू किया। अनुपमा के हाथ से तोती के माथे पर लगी दवाई का श्राप निकल गया और उसके नजरों के सामने तोती एक उत्कृष्ट नारी बन गई। अनुपमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी हो या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूं, विक्रम और संजय दोनों मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उन्होंने अनुपमा से सभी घटनाओं का विवरण सुनाया। अगले दिन अनुपमा के साथ संजय का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय अनुपमा ने अपने पिता से कहा कि वह पालकी में अकेली ही जाना चाहती है। पिता ने पूछा, यह क्या बात है? तब अनुपमा ने जवाब दिया, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली ही रहूं। पिता ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। अनुपमा ने सभी से विदाई लेकर एक सुंदर पालकी में बैठ गई। चुपके से उसने अपनी पालकी में छोटी रानी को भी बिठा लिया। संजय भी अपनी पालकी में बैठ गया। विक्रम राजा के महल के पास पहुंचते ही जब पालकी रुकी तो अनुपमा के साथ ही एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सभी उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहां हैं मेरे बेटे विक्रम और संजय? पुत्रों, मेरे पास आओ। तब अपनी सालों से बिछड़ी हुई मां की पुकार सुनकर विक्रम और संजय दौड़कर आए और अपनी मां से फुट फुट कर रोकर उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह जानने को मिलता है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।